आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन पूरे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मैक्सवेल की 4 इक्वेशन को अच्छे से समझा था सेकंड वीडियो में। दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। बाकी हल्का फुल्का आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानकारी आपको है ही कि ये क्या होता है भाई। तो ये किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंजेज आता है और परपेंडिकुलर अगर चेंजेज आता है तो उसके कारण स्पेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण एनर्जी जो होता है वो आगे की ओर प्रोपोगेट होती है। ठीक है, और यही एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। These waves are produced due to the change in electric field and magnetic field sinusoidally and propagating through a space such that the two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave propagation। तो ये था बेसिक, लेकिन हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता ही कैसे है। ठीक है, तो मैंने पूरा पहले ही समझा रखा है 2 वीडियो में आपको डिटेल में। ठीक है, किस प्रकार से मैक्सवेल आए, उन्होंने 4 इक्वेशन, जितना चीज़ आप लोगों ने अभी तक 12th में पढ़ा है सबको कंबाइन किया उन्होंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ पढ़ा, ठीक है, फिर जाके आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, उसमें भी गॉस का लॉ आया। उसके बाद आपने फ्राइडे का लॉ पढ़ा इंडक्शन में, और उसके बाद जो एम्पियर का लॉ पढ़ा था उसको मैक्सवेल ने फिर ऐसा मॉडिफाई किया था, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया था और मॉडिफाई एम्पियर और मैक्सवेल का लॉ आया था, मॉडिफाइड लॉ, जिससे हमें कंक्लूजन मिला कि देखिए ये क्या हो रहा है भाई। तो एक एनर्जी जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ये जो एनर्जी है जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये पूरा फिनोमेना हमने डिस्कस कर रखा था पिछले वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने एसी पढ़ा होगा तो और अच्छे समझा होगा, वरना मैं पहले ही क्लास से बताता हूँ कि कोई भी चार्ज अगर ऑक्सीलेट करता है, ठीक है, ऑक्सीलेट करने का मतलब होता है, ऑक्सीलेट करने का मतलब क्या है भाई, ऑक्सीलेट करे या एसोलेट करे। अगर एसोलेट करेगा तो रेडिएशन वो जनरेट करेगा, ये मैं पहले ही आपको जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, तो क्या है भाई, एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोलेटिंग चार्ज। अगर ऑक्सीलेट कर रहा, ऑक्सीलेट करने का मतलब क्या होता है, जैसा स्प्रिंग, ठीक है, ऑक्सीलेट करता है। ऑक्सीलेट करने का मतलब होता है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रहा है, उसका स्पीड भी बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। ऑक्सीडेशन में तो ये होता है, कोई भी पार्टिकल ऑक्सीडेट करता है तो, ठीक है, अगर दोनों चीज़ चेंज हो रहा है तो यह तो निश्चित रूप से उसके पास एसोलेशन है। अरे भाई, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। अगर दोनों चीज़ें बदल रही तो निश्चित रूप से उसके पास क्या है, उसके पास निश्चित रूप से एसोलेशन है, और अगर एसोलेशन है तो निश्चित रूप से वो रेडिएशन जनरेट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये तो किसी चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इट प्रोड्यूस एन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑक्सीलेट हो रहा है क्योंकि बार बार उसका पोजीशन भी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं करेगा बल्कि एक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बार बार बदलता रहा है क्योंकि उसका पोजीशन बार बार बदल रहा है। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस में बदलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें पढ़ा कि भाई कंडक्टर को ले जाओ, कहाँ पे ले जाओ, तो आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो उसमें अपने आप जनरेट हो जाएगा क्या, तो उसमें जनरेट हो जाएगा ईएमएफ। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फिर बाद में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कंडक्टर को ले जाने से काम नहीं चलेगा, आप उसको चलाइए। फिर आपने चलाया उसको, फिर कहा कि उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, फिर कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ जनरेट होगा। तमाम तरह की बातें कही गई और तमाम तरह की बातें हम लोगों ने पढ़ भी रखा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या पता लगा, अल्टीमेटली हमें पता लगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे बदलता है तो मैग्नेटिक फील्ड को वो जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बदलता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें एक दूसरे से होती रहती है और ये एक प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी कि एक में चेंज हुआ तो दूसरा कुछ जनरेट करेगा, दूसरे में चेंज हुआ तो वो फिर पहले वाले को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, और फिर आगे की ओर जनरेट करता ही चला जाएगा। यानी कि ये एक प्रकार का वेव फॉर्मेट की चीज़ें बन रही है क्योंकि ऑक्सीलेट भी कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इस प्रकार से जनरेट होता है विच इन टर्न प्रोड्यूस एन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट ईच अदर एज अ वेव विच प्रोपोगेट थ्रू अ स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोगों ने सिंपल से एक चार्ज पार्टिकल को लिया, ऑक्सीलेट कराया,
उसने एक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ऑक्सीलेटिंग का मतलब क्या होता है? वेरिंग, चेंजिंग, बार बार चेंज हो रहा है वो, ठीक है, टू डायरेक्शन सब कुछ चेंज हो रहा है। ऑक्सीलेटिंग का मतलब यही होता है, ठीक है, बस सेम समय पर रिपीट होना, उसी को ऑक्सीलेशन कहते हैं, ठीक है। तो सेम समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपीट हो रहा है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू से वो बढ़ता जा रहा है, फिर वहाँ से घटता जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो उसी चीज़ को बार बार रिपीट करता जा रहा है। तो उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा वो, और फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजेज आएगा, क्योंकि वो भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है तो वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, और इस प्रकार से एक वेव प्रोपोगेट होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से एनर्जी आगे की ओर बढ़ता है और एक वेव हमें आगे बढ़ता हुआ दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वेव बन रहा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए। तो फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होगा जिस फ्रीक्वेंसी पे चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF वेव, ठीक है, वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटिंग चार्ज। ऑक्सीलेटिंग चार्ज, आप चार्ज को ऑक्सीलेट कर रहे हो, ऑक्सीलेट करने का मतलब हो रहा है बार बार उसका डायरेक्शन बदल रहे हो, ठीक है, सेम मोशन को रिपीट कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा एक, उसी फ्रीक्वेंसी पर वो वेव को भी जनरेट करेगा, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए? तो एसी में आपने पढ़ा होगा, ये एलसी सर्किट का है। तो जनरली हम रियल लाइफ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं वो एलसी सर्किट के थ्रू करते हैं। इसमें क्या होता है? तो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच चार्ज जो होता है वो सफल करता रहता है, कभी इंडक्टर के पास, कभी कैपेसिटर के पास, कभी इंडक्टर के पास, कभी कैपेसिटर के पास, कभी इंडक्टर के पास, कभी कैपेसिटर। इस तरह से चार्ज क्या ऑक्सीडेट कर रहा है कभी इसके पास, और सेम इंटरवल में वो बार बार ऑक्सीडेट कर रहा है। ऑक्सीडेट करने के कारण क्या जनरेट होगा भाई? तो ऑक्सीडेट करने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है। तो जो एलसी सर्किट में जब आपको पढ़ाऊंगा एसी करंट में, तो वहाँ मैं ये ड्राइव करके दिखाऊंगा कि वहाँ जो चार्ज होता है, वहाँ जो ऑक्सीलेशन होता है, वो ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी यही होगा, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। F = 1/2π√LC। L इंडक्टर है और C कैपेसिटेंस है, यानी कि कोई सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है L का, और C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और उस सर्किट में और कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बस चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। एक डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरा चार्ज हो रहा है, दूसरा डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, इस प्रकार से ऑक्सीलेट कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और ज्ञान की बातें कही गई है, उसको भी जान लेते हैं। कहा गया wave are also produced when fast moving electrons are suddenly stopped by metal target of high atomic number. These EM wave are called X-ray, ठीक है। तो एक्सरे आपने पढ़ा था, मैंने उसको बताया है आप लोगों को, एक्सरे पढ़ना भी आप लोगों को डिटेल में, तो उसमें भी मैं और डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कैसे जनरेट होता है भाई? तो याद करो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया था भाई? तो कि अल्फा पार्टिकल को लिया था, टारगेट पे मादे मारा था, यानी कि आयरन फॉइल पे। आयरन फॉइल में क्या है भाई? तो वहाँ पे है क्या है? तो वहाँ पे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद था पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ अल्फा पार्टिकल के बाद पॉजिटिव चार्ज, और टारगेट की तरफ हिट किया उसने। अगर हिट करेगा तो वो जाएगा उसकी तरफ, तो जाहिर सी बात है रिपेल करेगा, यानी कि इसके पास डीएक्सेलरेशन आएगा, फोर्स लग रहा है, उससे करीब जाएगा, जितना करीब जाएगा उतना धकेलेगा, डीएक्सेलरेशन आएगा, यानी कि इसका अल्फा पार्टिकल जो कि चार्ज पार्टिकल उसका वेलोसिटी कम रहा है, यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? रेडिएशन जनरेट करेगा, ठीक है। सेम किस्सा होता है इसी प्रकार से एक्सरे हम जनरेट करते हैं। एक्सरे क्या करते हैं? किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी जो हैवी न्यूक्लियस होता है उससे होकर पास कराते हैं, उसके आसपास उसको पास कराते हैं, जिससे वो न्यूक्लियस क्या करता है? इसकी स्पीड को स्लो कर देता है। स्पीड को स्लो करेगा या तेज करेगा, जो भी करेगा, चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ता अगर घटता है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। वो जो वेव होता है उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आती है, ताकि उसको हम एक्सरे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जो जिस रेंज में आती है उसी को हम एक्सरे बोल देते हैं। तो एक्सरे इस प्रकार से जनरेट किया जाता है। डिटेल में हम लोग एक्सरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में सबसे पहले देखिए, आपको एक्स एक्सिस पर रेड कलर का दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेरिएशन दिख रहा होगा, ठीक है। और ब्लू वाला देखिए, वो दूसरे एक्सिस पे दूसरे प्लेन में है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है और का जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का, यानी कि जो चेंजेज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेज आ रहा है उसके परपेंडिकुलर है। वो अपना डायरेक्शन में चेंजेज कर रहा है, ये अपने डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू एम्प्टी स्पेस स्टोर्ड इन द प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी को फ्री स्पेस में भी लेके जा सकता है। कह रहा है कोई और वेव, चाहे आप साउंड वेव हो, स्ट्रिंग वेव हो या रिपेल वेव हो, कोई भी वेव जो है वो फ्री स्पेस में नहीं चल सकता है, पर ये जो वेव है वो फ्री स्पेस में चल सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री स्पेस में चल सकता है, किसी मीडियम की इसकी जरूरत नहीं है। अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिबिट्स अ साइनसोइडल वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। ठीक है, वो आपको दिख रहा हो साइनसोइडल मतलब साइन वेव जैसा बन रहा है, ये साइन का ग्राफ बन रहा है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाया होगा आप लोगों ने तो साइन वेव बन रहा है ये, ऐसे मैंने आपको फिजिक्स में साइन वेव पढ़ाया होगा, साइन का ग्राफ है ये। ठीक है, अब कह रहा है ये ट्रांसवर्स नेचर क्यों है भाई इसका, तो कहता है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जो पार्टिकल जो चेंजेज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किसी और डायरेक्शन में आ रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है वो वाई डायरेक्शन में आ रहा है, पर एनर्जी जो फ्लो कर रहा है इन दोनों के परपेंडिकुलर कर रहा है जेड डायरेक्शन में। तो बताइए भाई यही ना ट्रांसवर्स वेव करने है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी चलना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल जो उसको प्रोपेगेट करने वाली चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के परपेंडिकुलर चल रहा है। ठीक है, तो ये तो पक्का वाला ट्रांसवर्स वेव है ना है। यहाँ पे मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ, देखो हियर क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जो कि है भाई SHM कर रहा है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंजेज हो रहा है, तो इसका मैंने SHM वाला फॉर्मूला लिखा है, SHM मैंने पढ़ा रखा आपको 11th क्लास में। Ex इक्वल टू E0 इंटू साइन kx माइनस ओमेगा टी। के जानते हो वेव नंबर होता है, ओमेगा जानते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एक्स जो होता है अलग अलग पोजीशन होता है और टी होता है टाइम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो SHM कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से SHM कर रहा है, ये वेव वाला पूरा फॉर्मूला ही है आपका। और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, वो भी चेंज हो रहा है समय के साथ। ठीक है, और वो भी साइनसोइडल वेव है, उसको भी मैंने साइन के वाला फंक्शन के रूप में दिखाया है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जहाँ पे के क्या है तो 2 पाई बाई लेमडा होता है जिसको हम वेव नंबर कहते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई एफ जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। अब आता है इसकी प्रॉपर्टी का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी पर मेन आते हैं, ये जो मेन हमको पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकता है क्या है भाई, तो कहता है सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो एक्सेलरेटिंग चार्ज द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चार्ज अगर स्थिर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर वो चलना शुरू करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और यदि वो एक्सेलरेट कर जाए, ठीक है, अगर एक्सेलरेट कर जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट करता है। वो चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, तो कह रहा है दिस वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में चल सकता है और चलता भी है। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आप देखते हो कि वैक्यूम से होता हुआ हमारे तक पहुँचता है। इसके अलावा रेडियो वेव है वो भी वैक्यूम से होकर आ सकता है, सेटेलाइट से होकर आता है। ठीक है, या आयनोस्फीयर से होकर आता है। ठीक है, तो वैक्यूम में भी ये सब चीज़ें ये वेव चल सकता है, सबसे अच्छी बात तो ये है। और यही कारण है कि देखते हो कि भाई जो हमारा सेटेलाइट से तो आता ही आता है, बहुत सारे बड़े बड़े स्पेसशिप, यानी कि मून पे को चला गया तो वहाँ पे मून पे आप चंद्रयान जो भेजे हो या फिर मंगल मिशन भी जो भेजे हो वहाँ पर भेजे हो, तो वहाँ से जो सिग्नल दे रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आ रहा है। तो वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, रेडियो वेव, तो बिना मीडियम का आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, दीज वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस ऑफ फ्री स्पेस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है इसमें, फ्री स्पेस में ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो किसके स्पीड से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है फ्री स्पेस में, जो कि कितना होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, ये मैंने ड्राइव करा रहा था आप लोगों को, जहाँ पे मैंने रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बीच में रिलेशन जब डेवलप कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, C=1/√ε0 × μ0। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो इससे हम C निकालते हैं और ये फ्री स्पेस का C निकलता है, यानी कि स्पीड का लाइट का स्पीड निकलता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकलता है, और वो भी कहाँ, तो फ्री स्पेस में, यानी कि वैक्यूम में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द स्पीड ऑफ EMW। जानते हैं कि EMW जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो स्पीड होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आए हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट के पढ़े हो ना भाई, लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, ये आप पढ़ चुके हो। पर सवाल ये उठता है बच्चों कि ऐसा क्यों होता है, इसे किसी ने आप लोग को नहीं पढ़ाया। तो ये आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्यों
वो मुड़ता है, और अगर मुड़ता है तो भाई दोनों में स्पीड अलग अलग है, इसलिए मुड़ता है, तो स्पीड दोनों में अलग अलग क्यों है? तो वो कहता है कि देखो सी जो दे रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका प्रॉपर्टी होता है, उसकी परमिएबिलिटी होता है, वो दोनों में अलग अलग रहता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने अलग अलग मीडियम अलग अलग ढंग से पार करने देगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग मीडियम अलग अलग ढंग से पार करने देगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अलग अलग मीडियम में स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और यही होता भी है, ठीक है। द स्पीड ऑफ EMW इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करेगा कि भाई जिस भी मीडियम में जा रहा है उस मीडियम का इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा है, वो अपोज कर सकता है, ठीक है, उसको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट करके इसको बढ़ा तो सकता नहीं, जान में कर तो कि वैक्यूम्स के तुलना में सब घटवे करेगा, सब का म्यू का वैल्यू बढ़वे करता है, ठीक है। तो ये है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, तो कहा था द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये तो मैंने बता ही रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो एनर्जी के फ्लो का डायरेक्शन है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, एगो एक्स में होगा, एगो वाई में होगा और तीसरा जेड में होगा, ठीक है। इस प्रकार का किस्सा होता है। नेक्स्ट इस प्रकार से कहता है कि अगर ऐसा है इसलिए तो हम इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये तो मैंने पिछले स्लाइड में बताए थे आपको कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसको पैदा कर रहे हैं दोनों इसके एनर्जी के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको हम ट्रांसवर्स वेव एज्यूम करते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स वेव एज्यूम करते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव वाले सारे प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इन फ्री स्पेस, अगर हम फ्री स्पेस में बात करें तो उस फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते, C=1/√μ0 × ε0। इस प्रकार फॉर्मूले से, दूसरे फॉर्मूले से भी आप C को निकाल सकती हो। फ्री स्पेस में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड बाय, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और अगर हम लोग फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं तो E0/B0 ये उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड को निरूपित करेगा, बताएगा। ये E0 क्या है भाई, तो E0 मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और B0 क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका द एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव इज डिवाइडेड ऑन एवरेज इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है कि जो आप एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो फील्ड के रूप में चल रहा है, तो दो फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है कि दोनों में जो एनर्जी होता है ना वो ऑन एवरेज इक्वली बटा हुआ होता है, मतलब एकदम प्रिसाइजली तो नहीं, लेकिन फिर भी एवरेजली अगर हम लेते हैं तो दोनों में बराबर बराबर मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी जितना है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी रहता है, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया UE जो होता है वो UM के सदैव बराबर होता है, ठीक है। देखिए सेकेंड है जो है प्रॉपर्टी, वो है द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वैक्यूम, इन वैक्यूम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम एनर्जी की बात करें तो वो होता है ½ ε0 × E², ठीक है। ये किसी भी समय, क्योंकि E0 तो है नहीं, ये किसी भी समय अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी कितना है भाई, तो वह B²/2μ0, B²/2μ0 ये होता है, ठीक है। अब अगर कह दिया कि भाई टोटल एनर्जी बताइए कि एनर्जी एसोसिएट विथ एन EM वेव इज गिवन बाय, ठीक है। तो कहता है कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ स्टोर है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर है, लगभग दोनों बराबर रहता है, तो ठीक है। तो उसको हम जब निकालना है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, टोटल निकालना है तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के भी कारण निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ये फॉर्मूला आएगा U = ½ ε0 E² + B²/2μ0, ठीक है। ये निकल के आएगा। कह रहा है कि ऑल्सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एनर्जी डेंसिटी कैसे होता है भाई, सॉरी एवरेज अगर एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग कर रहे थे एग्जैक्ट एनर्जी की बात, पर यहाँ पे हम एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज में क्या होगा भाई, तो एवरेज में देखो फॉर्मूला बदल गया है, नीचे एवरेज 1/4 हो गया, 1/4 क्योंकि वो बदलता रहता है ना वैल्यू, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना एवरेज निकालने के लिए, तो सब मेहनत से मैं बचा रख लिया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो कभी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कभी कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो उसकी के लिए मैंने उसका एवरेज ले लिया, तो 1/2 हुआ करता था, यहाँ पे हो गया 1/4, तो 1/4 ε0 इंटू E0 का स्क्वायर प्लस B0 का स्क्वायर / 4μ0 ये होता है,
ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, जो एवरेज वैल्यू है वो जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर एनर्जी के बराबर होता है, दोनों ऐसे बराबर होता है। तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला। और भी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बात कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव बीइंग अनचार्ज्ड। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर लोगों को लगता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच लेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी खींच लेगा, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी है, ठीक है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइट जो चल रहा है मैग्नेट लगा के उसको मोड़ नहीं सकते हो तुम, ठीक है, लाइट जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। नेक्स्ट है द EM वेव लाइक अदर वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। जैसे अधिकतर वेव में जो मैकेनिकल वेव हम लोगों ने पढ़ा, साउंड वेव पढ़ा हो या फिर हम स्ट्रिंग वेव पढ़े हो, सब में हमने कैलकुलेट करके दिखाया भी था आपको, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उसमें मोमेंटम और कितना एनर्जी है, हर जगह दिखाया है मैंने, आप कॉपी पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। तो कहता है कि ये जो है ना उसके पास मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी होता है, यहाँ तक कि वो प्रेशर भी एडजस्ट कर सकता है। अब कहते हो कि भाई सर लाइट से प्रेशर चोट लगेगा क्या, बिल्कुल लगता है, ठीक है, कम लगेगा पर लगता है चोट, क्योंकि वो आ रहा है पार्टिकल और आकर टकरा रहा है तुम्हारे शरीर से, तो चोट तो भैया मेरे लगेगा ही, ठीक है। यहाँ पे भी वही किस्सा है। तो कहता है कि यहाँ पे भी फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन के कारण लग रहा है इसलिए हम इसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी था, यानी कि यहाँ पे अगर मोमेंटम आपको निकालना है, सॉरी प्रेशर निकालना है, तो क्या कर सकते हो U/C, ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो U/C के निकाल के, एनर्जी बाई वेलोसिटी करके, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर पोलराइज्ड, कहता है ये पोलराइज भी हो सकता है। अब कहोगे पोलराइज क्या होता है, तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन क्या होता है डिटेल में, चैप्टर फिर उसमें एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ भी हम हल्का सा जान रहे पोलराइजेशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक फील्ड अगर हटा दोगे तो एक ही फील्ड बच जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पोलराइज, यानी कि दूसरे वाला एनर्जी को हमने रोक दिया है दूसरे साइड वाला, तो इसको कहते हैं पोलराइज लाइट, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये चीज़ था हम लोगों को पढ़ना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। An electromagnetic wave is traveling in vacuum with a speed of 3 × 10⁸ meter per second. Find its velocity in a medium having relative electric and magnetic permeability 2 and 1 respectively. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और कमेंट से मुझे जवाब दीजिएगा क्या आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो नेक्स्ट ऐड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो ये करना है आप लोगों को, तो जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखने वाले हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, डिटेल में समझने वाले, विजुअल रे का रीजन कौन कौन सा है, ठीक है, उसका क्या क्या यूजेज है, ये सारा हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। जैसे रेडियो वेव का यूज हम लोग देखेंगे एक एक करके, कहाँ से फ्रिक्वेंसी रेंज होता है, ये सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मैक्सिमम कोचिंग क्लासेज वगैरह में इसकी पढ़ाई नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लेकिन आपको भविष्य में अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।